हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो मैं आप लोग को एक जानकारी देने वाला हूँ। शायद आप लोगों में से बहुत लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि ओलीवुड जो है ना सिर्फ सीरियल के लिए लाइव टेस्ट प्रोवाइड करता है बल्कि एसएससी सीएचएसएल वालों के लिए भी लाइव लाइव टेस्ट प्रोवाइड करता है, और वो भी सोमवार एंड मंगलवार को। तो जो लोग भी सीरियल का तैयारी कर रहे हैं वो इस लाइव टेस्ट को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जब कंपेयर किया तो सीरियल से अच्छे क्वेश्चंस जो है सीएचएसएल वाले मॉक टेस्ट में दिए होते हैं। ठीक है। तो जिन बहुत सारे बच्चे रिपीटर्स होते हैं, बहुत सारे बच्चे 1-2 साल से तैयारी कर रहे होते हैं, तो काफ़ी अच्छी तैयारी उनकी होती है। तो उन्हें बस अच्छे कंटेंट चाहिए, अच्छे टेस्ट चाहिए, जिससे कि वो अपना जो है लेवल चेक कर सके कि हाँ, मैं किस टाइप के क्वेश्चंस को एग्जाम में सॉल्व कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो उसके लिए आप लोग को जो है एसएससी सीएचएसएल का भी लाइव टेस्ट जरूर लगाना चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है। तो ये मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मैंने जितने भी क्वेश्चन में स्टार लगाया ना, कहीं ना कहीं किसी ने कुछ ना कुछ ट्रिक है या फिर कहीं ना कहीं अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो आप लोग सीखे इसे अच्छे से। तीन बिजनेसमैन है ए बी सी, जो कि 12, 15 और 16 के रेशियो में जो है इन्वेस्ट करता है। ए और सी जो है वर्किंग पार्टनर्स है, और बी जो है स्लीपिंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर वो होते हैं, जैसे मान लो एक दुकान है, तीन बंदे ने पूंजी अपना लगाया है, दो बंदे रेगुलर दुकान पे आते हैं, तीसरा कोई कहीं और रह के अपना बस सिर्फ पूंजी लगा दिया है, वो दुकान पे काम नहीं करता है, तो उसको स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं। जिसके कारण स्लीपिंग पार्टनर होने के कारण जो है बी को बी को अपने शेयर का जो उसका एक्चुअल शेयर होना चाहिए था ना, उसका सिर्फ 2/3 ही उसे मिल पाता है। मात्र 2/3, मतलब 2/3 मिल पाता है, 1/3 नहीं मिलता है। ठीक है। इफ दे मेक प्रॉफिट 95,000, अगर उन्हें 95,000 की प्रॉफिट होती है, जिसमें से कि 60% जो है ना वो दोबारा इन्वेस्ट कर देता है बिजनेस में। अब देखो, बिजनेस जब भी चलता है ना, तो जो भी प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट को ऐसा नहीं कि सब पार्टनर अपना अपना बांट लेते हैं। बिजनेस का रूल होता है, जो प्रॉफिट आ रहा है ना उसमें से भी और भी कुछ ना कुछ उसमें दोबारा इन्वेस्ट कर दिया जाए, और कुछ प्रॉफिट का यूज हम लोग अपने घर खर्चे के लिए चलाते हैं। इस तरह से होता है। ठीक है। तो 60% री इन्वेस्ट किया, 40% इसका मतलब क्या करता है, वो अपने आप में बांटता है। देखो, चूंकि टाइम पीरियड सबका सेम है, सभी सेम समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लो एक एक साल के लिए इन्वेस्ट किया तीनों ने, तो हम लोग जानते हैं इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम जो होता है ना, वही होता है प्रॉफिट। टाइम सेम है तो इन्वेस्टमेंट जो रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। मतलब ए, बी और सी के प्रॉफिट का रेशियो क्या है, 12:15:16। लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान से आप लोग देखें, इसमें कहा गया है कि बी चूंकि स्लीपिंग पार्टनर है, जिसके कारण उसको उसके प्रॉफिट का सिर्फ 2/3 भाग ही मिलता है। तो बी का जो अब प्रॉफिट होगा ना, सिर्फ इसका 2/3 होगा। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, 3×5 = 15, 5×2 = 10, मतलब 12:10:16। आप दो से और भी काट सकते हो, 2×6 = 12, 2×5 = 10, 2×8 = 16। तो 6, 5 और 8 का रेशियो आ गया। ठीक है। अब देखो, टोटल प्रॉफिट है 95,000, इसमें से कि 60% जो है री इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस में, तो कितना परसेंट वो आपस में वितरित करेगा, 40%। 40% होता है 4/10। अब इतना रुपया बट रहा है, इसमें बी का हिस्सा कितना है, तो बी का हिस्सा है 5, और कुल हिस्सा कितना हो गया, 6, 5, 11, 8, 19। कोई दिक्कत यहाँ तक? आई होप नॉट। तो 5×2 = 10, 2×2 = 4, 19×5 = 95। तो 5,000 गुना 2 कितना होता है, 10,000। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है। आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। देखो, यहाँ कह रहा है प्रीत, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा मेथड बताऊंगा जरूर जो कि आपको क्वेश्चन को आसान कर देगा। ठीक है। तो ध्यान से देखना, कहीं ना कुछ ट्रिक होगा, कहीं ना कहीं कुछ अच्छे मेथड्स होंगे, तो आप उसको लिख लेना कहीं पे, अपने नोट्स बनाओ, जिससे कि आपको एग्जाम टाइम में काफी हेल्प होगा। प्रीत सेव्स 33 इंटीजर 1/3% ऑफ हर इनकम एवरी मंथ। देखो, ये परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू तो आपको सीधे याद होना चाहिए। तो ये कितना होता है, 1/3। तो अब मैं प्रीत का इनकम जो है, बहुत लोग 100 मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, नहीं, मैं 300 सीधे मानूंगा। क्या मानूंगा, 300। प्रीत का जो इनकम है कितना है, 300 है। क्यों माना 300, क्योंकि डिनोमीटर क्या है हमारा, 3 है। अब कह रहा है इसका 1/3, 1/3 जो है इसका, वो क्या करता है, हर महीना सेव करता है। तो सेविंग कितना हो गया भाई, 100। 300 कमाता है, सेविंग अगर 100 करता है, तो खर्चा कितना करता है, खर्चा हो गया इसका 200। कोई दिक्कत नहीं। अगर इसका इनकम 20% से इंक्रीज हो जाए, अब 300 का 20% होता है 60, अब नया इनकम इसका हो गया 360, एंड हर एक्सपेंडिचर इज डिक्रीज बाय 20%। एक्सपेंडिचर कितना है, 200। 200 का 20% निकालोगे 40, 200 में से 40 घटाओगे तो 160 हो गया। ये हो गया इसका एक्सपेंडिचर, न्यू एक्सपेंडिचर। अब ये न्यू इनकम 360 है, ये एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग कितना हो गया भाई, 200। नया सेविंग 200। पूछ रहा है व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन इट सेविंग। 100 का 200 हो गया सेविंग, मतलब 100% का सीधे सीधे इंक्रीज हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। इस क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखें।
कह रहा है एक साथ स्कूल बी और डी। देखो ए बी सी डी को पहले ध्यान से हम लोग चेक कर लेते हैं। ये हमारा ए, मतलब ये ए बी सी डी ई। तो हम लोग यहाँ देखते हैं बी और डी, बी और डी दोनों का कंबाइंड परसेंटेज कितना हो गया भाई 49%। ठीक है, एक साथ स्कूल बी और डी में विद्यार्थियों की कुल संख्या तथा एक साथ स्कूल ए और सी में विद्यार्थियों की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना है। ए और सी भी देख लेते हैं। ए और सी का अगर परसेंटेज निकालोगे 18/12 कितना होता है 30%। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 19%। अब देखो क्वेश्चन को पूरा नहीं भी सॉल्व करोगे ना, 19 का मल्टीपल ढूंढ लो। मान लो टोटल अगर x विद्यार्थी है तो 19x/100, तो 19 का मल्टीपल आंसर ढूंढ लेते हैं। 19 तिया 57 होता है, 57 और 11, 11 बचेगा ना सर। 19 तिया 57, 57 और 9 हुआ ना, 57 और 94, 94 तो 19 के टेबल में होता है तो ये हट गया। 19 तिया 57, 11, 118, 19 छक 114, यही घट गया। 19 तिया 57 और 11 114, तो ये हमारा कट रहा है 19 से, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं मूव करता हूँ। एक ट्रायंगल है एक्स वाई जेड। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है काफी। एक ट्रायंगल है हमारा एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल है। इसमें कह रहा है जेड एस एंड वाई टी आर परपेंडिकुलर ऑन साइड एक्स वाई। यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ किया गया है और यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ किया गया है। ठीक है, तो ये जेड एस एंड वाई टी दोनों, ये दोनों एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, इस पॉइंट का नाम जो है ओ है। एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ओ वाई जेड एंड ओ जेड वाई। देखो ओ वाई जेड ये एंगल होगा, इसका बाइसेक्टर हमारा ऐसे गया और इसका बाइसेक्टर हमारा ऐसे गया, और ये दोनों कहाँ पे मिला हमारा, देखो भाई डब्लू पे। और इसमें दिया गया है वाई डब्ल्यू जेड जो है 128 डिग्री है। ये एंगल हमारा कितना दिया है 128, कोई दिक्कत नहीं। देन व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल वाई एक्स जेड। तो वाई एक्स जेड को मैं थोड़ी देर के लिए थीटा मानता हूँ। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे एक्स एस ओ और टी ये क्वाड्रिलेटरल हो गया ना। क्वाड्रिलेटरल में एंगल का सम कितना होता है 360 होता है। कितना होता है 360। 360 में देखो ये 90 है और ये 90, दो एंगल 90 90 180 हो गया। मतलब इस एंगल और इस एंगल, ये जो मैं यहाँ बना रहा हूँ, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180। तो मैं अगर ये एंगल यहाँ निकालूं एंगल एस ओ टी, ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस थीटा। और देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल भी कितना हो जाएगा सेम एंगल 180 माइनस थीटा। तो इस एंगल का नाम है वाई डब्ल्यू जेड, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ। अब ऊपर वाले ट्रायंगल वगैरह सबको भूल जाओ। अब ट्रायंगल हम लोग आते हैं वाई डब्ल्यू जेड में। वाई डब्ल्यू जेड में देख रहे हैं अगर किसी ट्रायंगल के दो इंटरनल एंगल किसी पॉइंट पे कट करे एक दूसरे को, वो जो एंगल होता है वो एंगल होता है 90 प्लस थीटा बाई 2। तो मतलब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं एंगल वाई डब्ल्यू जेड जो है वो 90 प्लस, ये एंगल ऐसा लिख सकते हैं वाई डब्ल्यू जेड बाई 2। ये आप लोग को आई होप समझ में आ रहा होगा मैंने यहाँ क्या लिखा है इस ट्रायंगल को अगर ध्यान से देखें तो वाई डब्ल्यू जेड का वैल्यू तो 128 डिग्री दिया हुआ है और ये 90 तो ठीक है यहाँ पे, प्लस ये एंगल कितना है वाई 180 माइनस थीटा बाई 2। तो अगर इसको 2 से डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2, कोई दिक्कत। अब थीटा बाई 2 को लेफ्ट साइड भेजो और इधर हो गया 180 माइनस 128, 10 में से 8 गया 2। और देखो ये 2 से फिर इधर मल्टीप्लाई भी तो करना है, तो यूनिट डिजिट से चेक कर लेते हैं क्योंकि सभी का यूनिट डिजिट अलग अलग दिया है। 10 में से 8 गया 2 और 2 दूना 4, मतलब 104 डिग्री आंसर होगा हमारा। आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। देखो द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ बाजरा रिमेन्स द सेम, however due to a faulty weighing machine the seller makes a profit of 20%। ठीक है, मान लेते हैं 1000 ग्राम बाजरा का कीमत भी कितना है 1000 रुपया, ये हमारा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा है इस तरह से तौल रहा है जिसके कारण उसको प्रॉफिट 20% का हो रहा है। मान लो कि तौला 100 ग्राम के जगह पे वो x ग्राम ही तौला, जिसके कारण उसे कितना 20% का फायदा हो रहा है। मतलब 6/5 लिख सकते हैं, मतलब 120%। यही 120% जो होगा कितना हो जाएगा 1000 रुपया, क्योंकि सीपी जितना है उतना ही क्या है हमारा एसपी भी है। एसपी सीपी यहाँ पे क्या है इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ x का वैल्यू कितना हो गया भाई 5000/6, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब इस देखो ये हमारा एक्चुअल सीपी हुआ, ये हमारा क्या हो गया एक्चुअल सीपी।
मतलब इतना रुपए इतना ग्राम ही वो बाजरा दे रहा है, लेकिन कस्टमर को कह के क्या रहा है कि हम आपको 1000 ग्राम दे रहे हैं। तो इतना ग्राम बेचने पर उसे, मतलब ये कॉस्ट प्राइस मान लो हमारा, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया एक्चुअल, इसमें 20% का फायदा हो रहा है। अब क्या कर रहा है, जो पहले जो मशीन था ना उस मशीन को हटा दिया और दूसरा मशीन लाया गया। वो मशीन जो है ना 800 ग्राम के जगह पे एग्जैक्टली 1000 ग्राम वो मेजर करके दिखाता है। ठीक है, तो जब इस मशीन से नापेंगे तो 20% प्रॉफिट के लिए उसका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए ये पूछ रहा है। तो सेम यही लगाएंगे, अगर मैं 1 ग्राम के 1 ग्राम यहाँ लेता और 20% मुझे प्रॉफिट चाहिए होता, तो एसपी कितना होता है, 1000 गुना 6/5000, कोई दिक्कत। और यही 1 ग्राम की जगह पे 800 ग्राम रखते हम लोग, तो उसके जगह पे हमारा एसपी कितना हो जाता भाई, इतना गुना 800, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। ये कट गया हमारा 5 बार में, और 800 के 4800/5 हो गया हमारा। ये हमारा कितना हो गया देखो, 960। वही पूछ रहा है, अगर हमारा इनिशियली जो सीपी था, इनिशियली सीपी कितना था, 1000 रुपया, और अब का सी एस इनिशियली एसपी था हमारा, ये एक्स रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, द कॉस्ट प्राइस। तो इनिशियली जो है एक्स तो हमारा कितना था, 1000 था। तो नया जो एसपी है हमारा 960, वो कैसे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो कर रहा है 0.96x को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करता हूँ मैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसमें आपको फॉर्मूला कुछ याद रखना पड़ता है। अगर सबसे पहले अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर, जिसको नहीं पता है वो यहाँ सीख ले, जिसको पता है वो आगे बढ़ सकते हैं। अगर इसका 2 रूट अल्फ़ा और एक बीटा हो, तो सम ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है हमारा -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है वो होता है c/a। कोई दिक्कत नहीं। अब ये हमारा है, इसका 2 रूट अल्फ़ा और बीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो हम पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -3/1, 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, तो ये हो गया -2, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें एक ऐसा इक्वेशन फाइंड करना है जिसका एक रूट अल्फा क्यू है, दूसरा रूट बीटा क्यू है। तो वो जो रिक्वायर्ड हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन जो होगा वो पहले हम लोग लिख लेते हैं। रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा x² माइनस अल्फा क्यू सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट और रूट अल्फा क्यू इंटू बीटा क्यू, मतलब अल्फा बीटा का होल क्यू। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले हम लोग एलिमिनेट भी कर सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया है, -2। यहाँ -2 का होल क्यू करेंगे तो यहाँ -8 आ जाएगा। ठीक है, तो -8 देखो किसमें किसमें, इसमें इसमें है, मतलब ये दोनों तो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब अल्फा क्यू और प्लस बीटा क्यू का वैल्यू हमें फाइंड करना है। देखो इसको हम लोग और भी शॉर्टकट तरीके से बना सकते हैं। अगर मैं इसमें अल्फा बीटा फाइंड कर लूँ तो और भी क्वेश्चन आसान हो जाएगा, राइट। जैसे कि मैं अल्फा की जगह पे अगर हाँ, डायरेक्टली तो हम लोग ऐसे पता नहीं कर सकते, नहीं पता चल रहा है। -2 -1 लेंगे तो भी नहीं होगा, 2 -1 नहीं, इसमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। देखो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, कभी कभी ये क्वेश्चन ना ईजी होता है तो इसका रूट हम लोग फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसमें रूट फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, वो रूट में ही आ जाएगा तो और दिक्कत हो जाएगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मूला होता है a+b इंटू a² प्लस b² माइनस ab। ठीक है, और इसी को और सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये भी फॉर्मूला है, इसको भी आप लोग याद कर सकते हो, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर -3 अल्फा बीटा। तो जितना फॉर्मूला याद करोगे अलजेब्रा का, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो अब अल्फा की प्लस बीटा की डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा है -3, ये -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, -3 इंटू -2 प्लस 6, तो 9 6 15 दिया 45। तो यहाँ 45 आ ही गया, देखो 45 आ गया, प्लस माइनस सोचना ही नहीं क्योंकि यहाँ 35 है, तो ये भी हट गया हमारा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। देखो देर आर 25 पैसा कॉइन, 50 पैसा एंड 1 रुपीज कॉइन इन ए बैग इन द रेशियो 1:3:4। टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स इन द बैग इज 644। फाइंड द वैल्यू ऑफ 50 पैसा कॉइन इन द बैग। सबसे पहले ये 1:3:4 है क्या, ये समझते हैं। देखो 1:3:4 जो है ना, ये नंबर ऑफ कॉइन्स है, मतलब 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, एक सिक्का, दो सिक्का, तीन सिक्का, इस तरह से। और 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 5 10 15, इस तरह से सिक्के, नंबर ऑफ पीसेस वो दिए हुए हैं। अच्छा, सिक्कों की संख्या और सिक्कों का वैल्यू को चेंज करने के लिए ये हमारा अभी नंबर ऑफ कॉइन्स यहाँ लिख देता हूँ,
और यहाँ लिखूंगा वैल्यूज ऑफ कॉइन्स। नंबर ऑफ कॉइन से वैल्यूज ऑफ कॉइन निकालने के लिए उस कॉइन को रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 25 पैसा को रुपये में अगर चेंज करेंगे तो 1/4 रुपये लिखते हैं हम लोग। 50 पैसा का अगर रुपये में चेंज करेंगे 1/2 रुपीज, और रुपये को रुपये में चेंज करने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो हम लोग 4 से ओवरऑल में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब 4 से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप लोग समझ रहे होगे, क्योंकि एलसीएम जो है 4 और 2 का 4 आएगा। पहले वाले मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 1, दूसरे मल्टीप्लाई करोगे 2 दूना 4 6 आ जाएगा, और तीसरे मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आ जाएगा। तो 1:6:16 जो है ना, ये वैल्यू ऑफ कॉइन हो गया, टोटल वैल्यू। और टोटल वैल्यू हमें मालूम है 644 है, तो 16 6 22 से कितना हो गया 23। 23 से भागा 2 इसमें, 23 दूना हो गया हमारा 46, 14 में से 6 गया 8, और 5 में से 4 इतना, और 9 तिया 27, 8 तिया 24, 8 बार में लग रहा है, 18 28 28 बार में कट रहा है। तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 गुना 28। अब 6 ही क्यों लिया मैंने भाई, क्योंकि पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 50 पैसे कॉइन। 50 पैसे वाला कॉइन देखो कहाँ है, बीच वाला रेशियो है। ठीक है, तो इसलिए 6 से गुना किया। 8 के 48, 8 168 आ जाएगा हमारा, यही हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। A cloth merchant rigs the measuring tape in such a way that it reads 10% more than actual. What is his profit or loss percent if he offers a discount of 10% on the cost price? इसका समझने के लिए जैसे कि मान लो तुम्हारा दो तरीका से मैं बताऊंगा। पहला तरीका देख लो, 100 रुपये की कोई वैल्यू लाए, इस पे आपने 10 रुपये बढ़ा के लिख दिया, 110 हो गया। फिर इस पे 10% का छूट दे दिया तो 99 हो गया, तो 1% का लॉस हो गया। डायरेक्टली ऐसे ही बना के आगे बढ़ सकते हो। नहीं कुछ समझ में, हमें टाइम नहीं बचे एग्जाम में तो सिंपल मेथड, बेसिक मेथड समझाता हूँ। मान लो आप 100 मीटर का क्लॉथ लिए, ठीक है। एक कपड़ा व्यापारी माप टेप को इस तरह से इस्तेमाल करता है जिससे कि वह वास्तविक से 10% अधिक नापता है। ठीक है, मान लो सॉरी गाइस, क्यों आता है बार बार, सेटिंग कर रहा है। 100 मीटर है कपड़े, लेकिन वो गलती से मापता है इसको कितना है भाई, 110 मीटर माप देता है। अब मान लो कि हर एक मीटर का प्राइस जो है 1 रुपया है। 1 मीटर का प्राइस कितना है भाई, 1 रुपया। थोड़ी देर के लिए मान लो, तो 100 मीटर का प्राइस कितना होगा, 100 रुपया। अब एक्चुअल में उस कपड़े का प्राइस कितना हो गया, 100 रुपया। लेकिन वो जब नाप रहा है ना, वो गलती से 110 मीटर नाप दिया, 10 मीटर ज़्यादा नाप दिया। 110 मीटर नाप दिया तो 110 मीटर का प्राइस उसका कितना हो गया, 110 रुपया। अब दुकानदार को 110 रुपये का सामान वो लग रहा है। ठीक है। और क्या कर रहा है ना, बताए क्रय मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करने पर उसका लाभ या हानि कितना होगा। अब इसका क्रय मूल्य कितना हो गया, 110 रुपया। इस पे अब अगर वो 10% का छूट दे दे, 10% का छूट देगा तो 11 का छूट हो गया, 110 में से 11 घटाएंगे 99 रुपया हो गया। उसको एक्चुअली में प्राइस पड़ा कितना था भाई, 100 रुपीज़ प्राइस पड़ा था, और उसको 99 में बेचना पड़ रहा है, मतलब 1% का उसको लॉस हो रहा है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का थोड़ा जो मैन्युफैक्चर है ना, इसका लैंग्वेज बहुत ही गंदा है। ठीक है, पता नहीं चल रहा है क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है नहीं कह रहा है, फिर भी मैंने समझा दिया। आई होप आपको समझ में आ गया हो। ये भी क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। इसमें बहुत, जो बच्चे इंस्टॉलमेंट नहीं पढ़े होंगे शायद ही उसको ये समझ में आएगा। अगर आपको समझ में ये क्वेश्चन ना आवे तो मैं पहले ही बता देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं इसको सेपरेटली अलग से कंपाउंड इंटरेस्ट को मैं समझा दूंगा। ठीक है, इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है ये। अब कह रहा है केशव ने 15,000 रुपये एक सिंपल इंटरेस्ट में कहीं इन्वेस्ट कर दिया। 12% का उसको रेट मिल रहा था, 4 ईयर तक के लिए इन्वेस्ट किया। वहां से कुछ इंटरेस्ट मिला, उस इंटरेस्ट से क्या किया उसने, एक मोबाइल खरीदा। मोबाइल का दाम तो ज़्यादा था लेकिन इंटरेस्ट उसको कम मिला, तो एक डाउन पेमेंट किया और 3 साल के लिए इक्वल इंस्टॉलमेंट पे 10% के रेट से, कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट था, उससे वो क्या करता है, मोबाइल खरीद लेता है। तो सबसे पहले 15,000 पे 12% रेट से 4 साल के लिए जो इंटरेस्ट होगा वो पहले हमें निकालना पड़ेगा। तो 12×4 = 48%, 0 कट गया, 0 15 8 120 के सुनना, बाकी 12, 15×4 = 60, 12 72, मतलब 7200 रुपये उसको इंटरेस्ट से मिला। वो इतना रुपए का मोबाइल था, इसमें उसने 7200 रुपये जमा कर दिए। कोई दिक्कत? तो अब उसे चुकाने कितने हैं भाई, 16,550 रुपये, और उसको चुकाने हैं, लेकिन 3 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। तो रेट परसेंट जो दिया है यहाँ 10% है।
10% का वैल्यू कितना होता है? 1/10। तब इसको सिंपल समझ लो, यहाँ पे अगर मैं इसको मान लूँ कॉस्ट प्राइस मान लूँ, प्रिंसिपल मान लो थोड़ी देर के लिए, प्रिंसिपल, और यहाँ इंस्टॉलमेंट मान लो। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो ये मेथड थोड़ी देर के लिए मैं बोलूँगा याद कर लेना, बाद में इसका मैं बेसिक से बता दूंगा अच्छे से, अलग से एक सेपरेट वीडियो बना के, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा कि हाँ इसका बेसिक अब बनाओ। फर्स्ट ईयर के लिए अगर देखा जाए तो अगर मैं 10 रुपया पे करता हूँ तो इंस्टॉलमेंट के रूप में कितना पे हो जाएगा? वो इंस्टॉलमेंट कितना पे करना पड़ेगा? 11। सेकेंड ईयर के लिए 100, और ये कितना हो जाएगा? 121। थर्ड ईयर के लिए 1000, और ये हो जाएगा 1331। तो इंस्टॉलमेंट जो होता है हर साल के लिए तो बराबर होना पड़ेगा। बराबर होने के लिए क्या करें? इसमें 1 से गुना करो, इसमें 11 से गुना करो, इसमें 121 से गुना करेंगे। अगर इसमें 121 से गुना किए तो इसमें भी 121 से गुना करेंगे, इसमें अगर 11 से गुना किए तो इसमें भी 11 से गुना करेंगे, इसमें अगर 1 से गुना किए तो इसमें भी 1 से गुना करेंगे। तो ये ओवरऑल जो है हमारा ये प्रिंसिपल अमाउंट है जो हमें चुकाना था। तो ये हमारा कितना हो गया भाई? 121 जीरो, 1100 और 1000, 0133। ये जो है किसके इक्वल है? 16,550 के इक्वल। अगर इसको काटोगे ना तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 आ जाएगा। तो इंस्टॉलमेंट निकालना है, 1 यूनिट का वैल्यू 5 है, तो इतने यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 1331 गुना 5 कर दो, 5 5 से पदक 5, बाकी 1 13 55 65 66 66 55। ठीक है, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ शॉपकीपर सोल्ड एन अलमीरा एट अ सर्टेन प्राइस इफ ही सोल्ड इट एट इतना परसेंट ऑफ द सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब यहाँ भी देखो 33 इंटीजर 1/3% है, इसको क्यों ना हम लोग सेलिंग प्राइस को 300 मान ले। लेट लेट सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 300। अगर वो इफ ही सोल्ड इट एट इतना परसेंट ऑफ द सेलिंग प्राइस, तो 300 का 33.33% जो कितना होता है? 100 होता है। तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस तो 300 है, ये 300 लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, एक्चुअल सेलिंग प्राइस। अब न्यू सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 100। तो देन ही इनकर्ड विथ ए लॉस ऑफ इतना परसेंट। मान लो सीपी हमारा कुछ भी हो, उस पर इतना परसेंट का लॉस है, इतना का लॉस हो गया, तो एसपी हमारा कितना होगा? सीपी का 2/3 मतलब 66.667%, मतलब 67%। 2 से अगर इसको मैं काट दूँ तो ये 50 50 दिया 150। तो एक्चुअल सीपी हमारा कितना हो गया भाई? 150। 150 का खरीद था, 300 पे उसको बेचा था। What is the percentage profit or percentage loss when he sold it at 40% of the original selling price? Original selling price कितना है? 300। अब 300 का मैं 40% निकालूं तो 120 होता है एसपी हमारा, और सीपी हमारा 150 है। अभी भी घाटा लग रहा है। घाटा कितने का हो रहा है? 30 का हो रहा है घाटा। नीचे सीपी इंटू 100, लॉस ही होगा ना। तो 30 पंचे 150, 5 से 20%, 20% का लॉस हो रहा है। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करता हूँ। ABC और PQR दो ट्रायंगल है सिमिलर। ठीक है, इसमें अभी मैं एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, बहुत लोगों को पता होगा ये, लेकिन अच्छे से समझ लो आप, अभी समझ लेना। ठीक है, पहले बताता हूँ, उसके बाद मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा। PQR AD और PT मीडियन है। ये हमारा AD है और ये हमारा क्या है? PT। दो मीडियन है। ठीक है, और इसमें कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ PQR। इसका एरिया फाइंड करना है। इसका एरिया दिया है 108, और इन दोनों का मीडियन दिया है, AD दिया है 9.6 और PT दिया है 8। देखो, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं ना, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दोनों के एरिया का जो रेशियो होता है ना, सबसे पहले तो उसके साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। दूसरा, उसके मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। उसके एंगल बाइसेक्टर के रेशियो के बराबर होता है। उसके एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। उसके और क्या बच गया? हाँ, लगभग इतना ही है। ठीक है, तो ध्यान रहे, ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मीडियन है या फिर जो हमारा करस्पॉन्डिंग साइड्स है उसी के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा, ऐसा कोई जोड़ी नहीं है। एंगल बाइसेक्टर हो, मीडियन हो, एल्टीट्यूड हो, या साइड है करस्पॉन्डिंग साइड, सबके रेशियो के बराबर होता है। तो सिमिलरली ABC का एरिया 108 है, PQR का एरिया को x मान लेते हैं। इसका साइड हो गया 9.6, इसका साइड हो गया 8, इसका स्क्वायर है, ये 0 गया,
इतना हो गया 16 × 5 = 80, 16 × 6 = 96, मतलब हो गया ये 36/25, यहीं लिख देता हूँ 36/25। 36 दिया 108, 25 दिया 75। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन वेयर साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू कॉस थीटा। ऐसा लिखने का इसका मतलब हो गया थीटा नॉट इज इक्वल टू 45 डिग्री। कोई दिक्कत? अगर 45 डिग्री लिखते हैं ना तो क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो जाता, मतलब सीधे पुट करते। देखो 45 पे तो कॉस साइन दोनों इक्वल होता है। अगर मैं माइनस को यहाँ बाहर करता, कॉमन ले लेता, तो यहाँ भी हो जाता, ऊपर हो जाता 2 cos⁴ माइनस cos² और कॉस साइन इक्वल है तो कॉस को साइन भी लिख सकते थे, तो कट के सीधे सीधे 1 आ जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, तुम लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये वाला cos2 थीटा का, उससे बहुत आसानी से बन जाता है ये। इसका फॉर्मूला होता है cos² माइनस sin²। इसी को और हम चेंज करेंगे तो 2 cos² माइनस 1, और इसी को अगर मैं चेंज करूँ तो 1 माइनस 2 sin²। एक टेन वाला भी होता है, लेकिन टेन का यहाँ यूज है नहीं। तो कॉसेक को मैं ऐसे रहने देता हूँ, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ऊपर में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से माइनस cos² हम लोग कॉमन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बता रहा हूँ क्यों। ऐसा इसलिए किया मैंने। पहले अब इसको देखो, पहले नहीं इसको पहले देखेंगे। इसमें से देखो माइनस बाहर आ गया, cos² बाहर आ गया, तो बच जाएगा 2 cos²। फिर देखो अब इसमें से प्लस में से माइनस बाहर आ गया तो माइनस हो गया, cos² बाहर ही आ गया तो 1 आ गया, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इसमें हम क्या करेंगे अब देखो इसको बनाना है ये 1 माइनस 2 sin²। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस sin² कॉमन करेंगे। तो पहले अब इसमें देखो, ये माइनस sin² से माइनस sin² बाहर आ गया तो 1 आ गया। इस प्लस यहाँ है छिपा हुआ, तो प्लस में से माइनस बाहर आ गया तो माइनस देंगे, और 2 तो है ही 2 sin²। अब देखो ये भी cos2 ये भी cos, तो पूरा पूरी कट गया ना ये दोनों। और ये देखो माइनस माइनस कट गया, प्लस cos² / sin² क्या होता है, cot²। और cosec² माइनस cot², ये तो 1 होता है, आप लोग को पता ही है, तो 1 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट पे चले। एक ट्रायंगल है, इसका 3 कोऑर्डिनेट्स ये दिया हुआ है। देन व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड। सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट जो होता है, फॉर्मूला बताता हूँ, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। देखो अब स्टार्टिंग करने के लिए लोग x को जोड़ने लगेगा, लेकिन हम लोग अब ध्यान से अगर देखें, x का ऐसा 2 ऑप्शन है जिसमें 5 2 बार है। मान लो इसको सॉल्व किया 5 ही आ गया, तो तुम्हें दोबारा y भी निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर y कोऑर्डिनेट देखें ना, तो यहाँ 7 है, 5 है, 6 8 है, तो वाई नॉट हम लोग पहले y कोऑर्डिनेट ही फाइंड कर लें। ये एग्जाम में जो होता है ना, मतलब क्या बोलते हैं इसको, तुरंत दिमाग में अगर आ जाए, ठीक है, तो मज़ा आ जाएगा। तो ये प्रैक्टिस से होता है। तो 8 7 15, 15 3 18, 18/3 होता है 6, मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। डेफिनेटली आप इसको सॉल्व करते 7 4 11 4 15/3, तो 5 ही आता, फिर आपको वाई भी निकालना पड़ता, मतलब 2 बार मेहनत लग गया एक्स और वाई दोनों निकालना। लेकिन अगर वाई निकाले तो एक बार में आ गया। तो यही होते हैं छोटे मोटे ट्रिक जो कि आप लोग को एग्जाम में काफ़ी आगे पहुंचा देता है। A car is started from city A towards city B with initial speed of 50 km/h, and after every hour the car loses speed by 20%. Then what will be the approximate average speed of the car if the car runs for total 3 hours in its journey? देखो पहले घंटा, ये मान लो फर्स्ट आवर, पहले घंटे में स्पीड क्या था, 50 km/h। नेक्स्ट घंटा, अगले घंटे में इसका स्पीड घट गया, 20% से घटता है, 50 का 20% 10 होता है, तो नेक्स्ट घंटा इसका स्पीड हो जाएगा 40 km/h। फिर अगले घंटे में इसका स्पीड घट रहा है 20% से, 40 का 20% 8 होगा, 4 दूना 8, तो ये घट के 32 km/h हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम हमें 3 मालूम है, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, हर एक, देखो एक घंटे में जो स्पीड होती है ना, तो वही उसका किलोमीटर भी होगा। 50 km/घंटा, मतलब हर एक घंटे में वो 50 km जा रहा है, तो ये हो गया 50। दूसरे घंटे में वो 40 km जाएगा, तीसरे किलोमीटर में वो 32 घंटे जाएगा। 50 40 90 30, 120 2 122/3 काटो, 3 चौके 12, 40 थी 120, 40 पॉइंट समथिंग, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखो मार्क्स स्कोर्ड बाय पी इन हिंदी इज 28% मोर देन द मार्क्स स्कोर्ड बाय क्यू इन हिंदी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है हमारा पी, ये हमारा क्यू है, और दोनों का हिंदी में स्कोर यहाँ देखते हैं, हिंदी और पी और क्यू, आगे में जो इंग्लिश भी दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ मैं इसको इंग्लिश कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब पी का जो स्कोर है क्यू के हिंदी के स्कोर से 28% ज़्यादा है, तो क्यू का हम लोग 100 मान लेते हैं, तो पी का कितना हो गया 128, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं।
more than the marks over Q in Hindi, and marks scored by P in English are average marks scored by P and Q in Hindi. P और Q का अगर एवरेज मार्क्स निकालो तो ये हो गया 100 प्लस 100, 228, 228 बाय 2 करो तो भाई तो 114 हो जाएगा। तो P का इंग्लिश में स्कोर 114 है। If the marks obtained by Q in English is 25% more than the marks scored by P in Hindi, P को हिंदी में जितना है उससे 25% ज़्यादा, 25% का मतलब होता है 5/4, 25% ज़्यादा मतलब 125%, 128 का 125% मतलब 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया 12, 4 दूना 8, 32 पंचे 160 होता है। अब क्या पूछ रहा है, देन बाय हाउ मच परसेंट मार्क्स स्कोर्ड इन इंग्लिश बाय पी 114 इज मोर और लेस देन द मार्क्स स्कोर्ड बाय क्यू इन इंग्लिश। पी इंग्लिश, हाँ इंग्लिश इंग्लिश पूछा ना, तो कितना कम है भाई, 10 में से 4 गया 6, 5 में से 46 बटे 160 गुना 100, ये कट गया, 4 2 से काट लो, 2 अठे 16, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 23, 23 पंचे 55, 5 बाकी 1, 15 एक 115 बटे 4, 4 दूनी 8, 4 अठे 32, 28 पॉइंट समथिंग होगा, तो आंसर ये होगा। नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट पे चलते हैं। जिया नेहा एंड कृतिका अलोन कंप्लीटेड वर्क इन इतना इतना इतना। तो देखो यहाँ पे हम लोग पहले लिखते हैं हम लोग जिया, जिया कितने दिन में खत्म कर सकती है, 75। नेहा, नेहा 56 पूर्णा कितना, 56 गुना 4 करेंगे तो 5 के 20, 200, छोटा के 24, 224 एक 225 बटे 4, 225 बटे 4 दिन लगता है उसको। और कृतिका को कितना लगता है, 45। तो आई होप 75 45 225 का एलसीएम 225 ही आएगा, मुझे लग रहा है कट जाएगा। 75 तिया 7 तिया के 210, 5 से 15, हाँ 3 बार में कट रहा है, ये तो कट ही रहा है 4 बार में। और ये कितना हो जाएगा, 45 पंचे पचे 5 के भी 200, 25 25 5 बार में, ये तीनों हमारा इफिशियंसी आ गया। और ये हमारा टोटल क्या था, वर्क था, कोई दिक्कत नहीं। इफ जिया अलोन स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर 15 डेज सी लेफ्ट द वर्क, 15 दिन तक जिया ने काम किया, कितने दिनों तक, 15 दिन तक जिया ने काम किया। तो जिया का इफिशियंसी 3 है और 15 दिनों तक काम किया, तो वर्क बराबर इफिशियंसी इंटू टाइम होता है, सभी को पता है। इफिशियंसी 3 और टाइम कितना है, 15 दिन, 15 दिया 45, मतलब 45 यूनिट वर्क जो है जिया ने खत्म कर दिया था। बच कितना गया काम वो देख लेते हैं, 225 में से 45 घटा दो, 180, 180 यूनिट वर्क जो है अभी भी बचा हुआ है, जिसे नेहा और कृतिका ने दोनों मिल के किया, दोनों मिलके करेगी। अब 5 4 कितना होता है भाई, 9। अब दोनों का कंबाइंड एफिशिएंसी 9 है और वर्क 180 है, तो इसको कितना दिन लग गया यहाँ पे, 20 दिन। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। पूछ क्या रहा है देखो अब, एंड द टोटल वेजेस दे वर पेड ना, टोटल इतना उसको रुपया मिलता है काम करने का। देन फाइंड द शेयर ऑफ वेजेस ऑफ नेहा, नेहा ने कितने दिन काम किया, नेहा 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 ने 20 दिन तक काम किया। यहाँ पे कौन काम कर रहा था, जिया, और यहाँ नेहा और कृतिका दोनों ने काम किया, दोनों मिलके 20 दिन किया। इस इट मीन्स नेहा भी 20 दिन की, कृतिका भी 20 दिन की। तो 20 दिन में नेहा ने कितना काम किया, 20 के 80 काम किया, और टोटल काम कितना है भाई, 225 काम है, इनटू टोटल वेजेस कितना है, 495000। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि जो जितना काम करेगा वेजेस करेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन। आप जितना काम करोगे आपको उतना ही पैसा मिलेगा, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सॉल्व करते हैं अगर, 25 नमक 25 एकम 25 25 245 हो गया, 25 एकम 25 245, 25 नम 225, 20 25 अठे 200, ठीक है। 9 से काटो, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 22 अठे 176, हाँ 10 8 217, ठीक है। नेक्स्ट पे चलता हूँ। ऐसे क्वेश्चन में इसका फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो मैं पूरा लिख रहा हूँ, लेकिन इसका भी एक शॉर्टकट और वो फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए, एक तो ये तो याद होना चाहिए। अब इस सेकेंड वाला जो टर्म दिख रहा है ना, जो ब्रैकेट के अंदर है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, राइट। और ये ए प्लस बी प्लस सी तो ऐसे ही रहेगा। अब ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को हम लोग जोड़ देते हैं। 9 8 17, 17 7 24 के 4 बाकी 2,
दो, 9 तिया 27, 2 29 के 9 बाकी 2, 9 तिया 27, 2 29 के 9 बाकी 2, 9 तिया 27, 2 29 बटे 2 इंटू ए माइनस बी। अगर इन दोनों को मैं घटाता हूँ तो 1 आता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। बी माइनस सी, इन दोनों को घटाता तो 1 आ रहा है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। सी माइनस ए, इनको घटाओ तो सॉरी, 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 6, ये 3 आ गया, 4 तिया 12, ये और ये तो नहीं होगा, छोटा है बहुत, ये गुना करना पड़ेगा। 4 तिया 12 की 2 बाकी 1, 9 तिया 27 एक 28 के 8 बाकी 2, 9 तिया 27 2 29, 9 8 2 लास्ट में देखो ये तीनों आ गया, ये आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलें। A circle is inscribed in triangle KLM। एक ट्रायंगल है हमारा KLM, ठीक है, इसके अंदर एक सर्किल बना हुआ है इस तरह से, ठीक है। इट टचेज द साइड KL, KL को P पे, LM को R पे और KM को Q पे टच कर रहा है। KP हमारा 7 है, QM हमारा कितना है 9 है, LR कितना है 14 है। देन फाइंड द सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। सेमी पेरीमीटर इन्हीं तीनों का सम हो जाएगा। अब देखो कैसे समझो, ये 7 है तो ये भी 7 हुआ, ये 9 है तो ये भी 9 होगा, ये 14 है तो ये भी 14 हो गया। देखो हर एक नंबर दो दो बार रिपीट कर रहा है ना, अगर और पेरीमीटर निकालोगे सबको जोड़ना पड़ेगा, सेमी पेरीमीटर में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 14 बाई 2, तो 2 से 2, 2 से 2, 2 से 2 कट गया, तो 9 7 16 14 30, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चलो इसको बनाते हैं। PQR एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, PQ डायमीटर है, P और Q हमारा क्या है डायमीटर है, ठीक है। PQRS तो बना देते हैं पूरा, ये R हो गया, ये S हो गया। RPQ, RPQ, RPQ क्या हमारा भाई 23 डिग्री है। ये सेमी सर्किल पे एंगल 90 होता है तो ये 90 डिग्री हो गया। देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल PSR, PSR सॉरी सॉरी गाइस, देखो PSR हमारा क्या है, ये एंगल है, इस एंगल का वैल्यू पूछ रहा है निकालने के लिए। इस एंगल को निकालने के लिए हमें ये एंगल चाहिए, ये 90 है तो ये एंगल और ये एंगल का सम कितना हो जाएगा, तो 90 माइनस 23, ठीक है। ये एंगल हो गया x, मान लो इसको, ये x बराबर इतना हो गया। अब थीटा निकालना है तो थीटा बराबर हो जाएगा 180 माइनस एक्स, तो 180 माइनस 90 प्लस 23, मतलब 90 प्लस 23, 3 9 2 11 113 डिग्री आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। स्फेरिकल बाउल ऑफ इंटरनल डायमीटर इतना सेंटीमीटर कंटेन्स मिल्क, ठीक है। डायमीटर इतना है तो रेडियस कितना हो गया भाई 21। द मिल्क इज टू बी फिल्ड इन द सिलेंड्रिकल बॉटल्स ऑफ इंटरनल डायमीटर इतना, तो इसका रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और हाइट दिया है 14। फाइंड द नंबर ऑफ बॉटल्स, इजी है। तो बड़ा वाला जो स्फेरिकल बाउल है उसका वॉल्यूम 4/3 पायर क्यूब और नंबर मानते हैं अभी, और छोटे वाले बॉटल्स जो है वो सिलेंड्रिकल है, उसका वॉल्यूम होता है पायर स्क्वायर एच, पाई इंटू 7 स्क्वायर इंटू 14। कोई दिक्कत नहीं। इसमें से मैं 7 निकाल के यहाँ भेजता हूँ, तो इसको 7 का क्यूब और इसको 2 कर सकता हूँ क्या, क्यों क्या समझाता हूँ अभी। पाई से पाई कटा, ये 4 से 2 बार में 2 बार कटेगा। देखो 21 और 7 दोनों का पावर सेम है तो दोनों को एक साथ कर सकते हैं बेस को। 21/7 कितना होता है 3 होता है, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई 27, तो यहाँ सीधे 27 लिखा हो, और 3 से काटो 9 बार में और 9 से 2 को गुना करके 18 आंसर टिक लगाओ। आगे जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई ट्रिक फ्रिक है नहीं, सभी सेम तरह से बनाएंगे तो आप सभी बना लेना, सभी क्वेश्चन को बताना कोई ज़रूरी है नहीं। आई होप वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं आप लोग को ज़रूर कहूँगा कि आप लोग CHSL का भी लाइव टेस्ट जरूर अप्लाई अटैम्प्ट करें। CGL से अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें हैं और आप लोग को काफ़ी फायदा करेगा, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन गाइस, थैंक यू वेरी मच।